साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि महाराष्ट्र के भीतर कोई बाला साहेब ठाकरे का अपमान कर दे? क्या यह कल्पना की जा सकती है दोस्तों? अब चलिए, बाला साहेब इस समय दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या इसके बाद भी कोई अपमान कर सकता है? खास करके जब उनकी विरासत को लेकर बड़ी बड़ी पार्टियां चल रही हो, सत्ता में हो, क्या इसकी कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन आज वही हुआ दोस्तों। सरेआम सबके सामने मंच पर बाला साहेब का अपमान किया गया। और करने वाला कौन है यह भी समझिए। एक तो खुद उनके सुपुत्र और उनकी विरासत का दावा करने वाले राज ठाकरे, एक उद्धव ठाकरे और एक राज ठाकरे। कहने को तो यह कहा जा रहा था कि कई दशक के बाद दोनों भाई, दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक मंच पर जमा हो रहे हैं। सबकी नजरें थी, मेरी भी नजर थी। लेकिन क्या मंच पर बाला साहेब का अपमान करने के लिए जमा हुए थे? आज की कहानी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और ये जो गरज रहे ना, बरस रहे हैं, ये भी दिखाऊंगा कि इन लोगों ने जो काम किया या जिस बात को कह रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और आगे होगी भी। ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कह दी है। तो आज की कहानी दोस्तों, जो लोग बाला साहेब की विरासत का दावा करते हैं, ये कहते हैं कि हम ही पुत्र हैं, हम ही करेंगे, हम ही भतीजे हैं, हम ही करेंगे, उन्होंने ही कैसे अपमान कर दिया। आज मैं आपको कुछ ऐसे राज दिखाने जा रहा हूं, आज ही की कहानी। और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा, जरूर बताइएगा। पहला कमेंट आप सभी को, जय सिया राम। और हाँ दोस्तों, कल एकादशी के त्योहार के मौके पर जो गीत तैयार किया है, यह उत्सव है एकादशी का, ये कल के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। कल ही देवशयनी एकादशी है, तो ज़रूर देखिएगा और अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा। कल अपने घरों में इस भजन को ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, लोगों तक प्रेषित कीजिएगा। आपके प्रेम और स्नेह का यहाँ भी इंतज़ार है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज वास्तव में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी घटना हुई। जो ठाकरे बंधु अलग हो गए थे, वो फिर से एक मंच पर आ गए। अब वास्तव में देखिए तो दोनों के पास कुछ नहीं है, खाली हाथ है। अब दोनों मरता क्या ना करता ये जानते हैं ना। 20 साल के बाद पूरा माहौल बनाया, भौकाल जिसको बोलते हैं, कि मिलने जा रहे हैं, एक एक चीज, सारे चैनल, कुछ चैनल तो एकदम लगे हुए हैं एक एक चीज पे। अरे भाई, क्यों लगे हुए हो? जिसे महाराष्ट्र के लोगों ने नकार दिया, वो एकजुट हो रहे हैं। क्यों हो रहा है आप खुद सोचिए। और तस्वीरें आप देखिए। इन लोगों को सब कुछ पता है। मैं अगर इस पर बनाना चाहता ना, तो मैं इसकी डिटेलिंग करता दोस्तों। जब ये दोनों मंच पर इकट्ठा हुए ना, तो राज ठाकरे यूं यूं कर रहे हैं, उधर से उद्धव ठाकरे आ रहे हैं। ये नहीं चल रहे हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ मैसेजिंग देनी है। आपको लगेगा कि ये दोनों इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन इनका दिल मिल रहा है, ये अभी तय नहीं हुआ है। ये बात समझ जाइए। अभी दोनों अपने संकेत दे रहे हैं कि कौन किससे बड़ा निकलेगा, कौन किस पर हावी होगा। तो इसलिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ठाकरे बंधु दोनों एकजुट हो गए, ये अच्छी बात है। लेकिन हुए क्यों? क्या बाला साहेब का अपमान करने के लिए? आपको मैं बताता हूं दोस्तों, आप इस हेडलाइन को पढ़िए, क्या लिखा है। जो बाला साहेब भी नहीं कर पाए, वो आज महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव के साथ आने पर बोले राज ठाकरे। मैं जैसे ही सुना दोस्तों, मैं चौंक गया। बाला साहेब क्या नहीं कर पाए भाई? अरे प्रधानमंत्री मोदी भी जब महाराष्ट्र जाते हैं या कहीं बोलते हैं, कहीं हिंदुत्व की बात होती है, तो वो भी सैल्यूट करते हैं, बोलते हैं कि ये तो उनकी देन है, उन्होंने इतना बड़ा काम किया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब क्या नहीं कर पाए?
अगर उन्होंने राम मंदिर का भी सपना देखा तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा कर दिया। तो ऐसा क्या हो गया जो बाला साहेब नहीं कर पाए? यहीं आकर मेरा ध्यान अटक गया दोस्तों। मैं पढ़ता हूं आपको। 2005 के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे मनसे द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, अब देखिए क्या कहते हैं राज ठाकरे, सुनिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये बाला साहेब का सम्मान है या अपमान है। राज ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज 20 साल बाद मैं और उद्धव एक साथ आए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, जो काम बाला साहेब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने किया, हम दोनों को साथ लाने का काम कर दिया। वास्तव में सोचिए दोस्तों, तो बाला साहेब की जहां भी होंगे उनकी आत्मा खुश हो रही होगी या दुखी होगी? ये दोनों मिलकर ये कह रहे हैं कि आप नहीं कर पाए। ये देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। क्या बाला साहेब नहीं कर पाए? बाला साहेब चाहते तो नहीं करते क्या? अरे तुम दोनों की स्वार्थ की मंशा हावी थी। तुम दोनों सत्ता के लिए लड़ रहे थे। तुम दोनों सत्ता के लिए अलग हुए। तुम लड़ो और दोष बाला साहेब को दे दो, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे सियासी पिता हैं एक के। इसलिए आप याद कीजिए दोस्तों उस कालखंड को। बाला साहेब की तूती बोलती थी पूरे महाराष्ट्र में, हिम्मत नहीं थी किसी की। यह बात सच है कि राज ठाकरे में लोग उनकी सियासत की परछाई देखते थे, उत्तराधिकारी। लेकिन पुत्र उद्धव ठाकरे थे, इनको लगा कि हमको संभालनी है। राज ठाकरे को लगा कि मैं सियासी उत्तराधिकारी हूं, मैं संभालूंगा। तो किसका स्वार्थ था? यह बाला साहेब का स्वार्थ था क्या? और आज दोनों बोल रहे हैं कि ये बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए, हम दोनों को साथ नहीं ला पाए। ये देवेंद्र फडणवीस ने काम किया। आप सोचिए, देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सुनिएगा दोस्तों, बाला साहेब के बारे में उनके विचार सुनिएगा। वो भी कभी इस प्रकार की बात नहीं कह सकते, कहते भी नहीं, मैंने तो नहीं सुना। तो अब आप सोचिए कि ये उनका सम्मान है या अपमान है। तो ये पहला है। इसके बाद राज ठाकरे फिर से वही, पहले बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हिंदी, अच्छा ये कि क्यों हुआ त्रिभाषा विवाद। इन लोगों ने जब ये त्रिभाषा लागू किया गया, ये बोले हम वो करेंगे। फिर फडणवीस सरकार ने सोचा यार क्यों विवाद पैदा करना, हटा दो इसको, पहले ठीक करेंगे, देखेंगे जो भी करेंगे। अब ये विजय दिवस मना रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि कोई ड्रामा करे तो उसके कान के नीचे मारो। ये उद्धव ठाकरे के साथ जब रैली में राज ठाकरे बोलते हैं। लेकिन यहां एक पेंच है, आपको दिखाता हूं दोस्तों, इनका डबल स्टैंडर्ड आपको समझना है। पहला अपमान आपको दिखा दिया, ये कह रहे हैं कि जो काम बाला साहेब ठाकरे ने नहीं किया वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। दूसरा, इनका भाषा से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। क्यों? अगर ये मराठी के इतने ही बड़के पैरोकार हैं तो अपने बच्चों को क्यों नहीं मराठी स्कूल में पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, अंग्रेजी में पढ़ाया। ये हिंदी भाषियों को, हिंदुओं को तो मार सकते हैं, लेकिन जो इनके वोटर बन गए हैं, शांति प्रिय समुदाय के लोग, उनको नहीं बोल पाएंगे। उनको बोल ही नहीं पाएंगे कि तुम अरबी, फारसी, उर्दू क्यों बोलते हो, मराठी क्यों नहीं बोलते हो। तो उनको जस्टिफाई करने के लिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, कि अपने बच्चों को मराठी क्यों पढ़ाया, उसको जस्टिफाई करने के लिए। और जो उर्दू भाषी हैं, अरबी फारसी पढ़ते हैं, उनको तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हिम्मत नहीं होगी इन दोनों भाइयों की। उनको जस्टिफाई करने के लिए एक नया तर्क गढ़ा। और पता है क्या कह रहे हैं राज ठाकरे, कि भाजपा नेताओं ने भी अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई की है। चलो मुझे कोई बात नहीं, बोलने दो भाई, विरोधी दल के हैं, बोलना ही चाहिए। लेकिन यहां भी उन्होंने बाला साहेब का अपमान कर दिया। राज ठाकरे ने कहा कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम जाते हैं तो हमारी मराठी पर सवाल उठते हैं। आगे की लाइन सुनिएगा।
मेरे पिता और बाला साहेब ने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की थी। क्या आपने कभी उनके मराठी या महाराष्ट्र प्रेम पर सवाल उठाया? ये राज ठाकरे कह रहे हैं। अरे भाई, एक गलत को जस्टिफाई करने के लिए अपने ही पिता और बाला साहेब की कहानी बता रहे हो कि बाला साहेब ने अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई की थी। ये कौन सा मराठी प्रेम है भाई? ये किस प्रकार का तर्क है? अगर मराठी प्रेम है, उसके बाद ये कहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी मिशनरी स्कूल में पढ़े, तो क्या हम उनके हिंदुत्व पर सवाल उठाएंगे? फिर कहने लगे कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं। इसका मतलब जानते हैं दोस्तों, ये मराठी का सवाल नहीं है, ये कुछ और है। ये जिहादियों के लिए कर रहे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, लेकिन ये मराठी वाली बात है ही नहीं। मराठी अस्मिता की बात ही नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूं। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी भाषण दिया, उन्होंने भी कुछ कुछ बातें कही। मैं उद्धव ठाकरे ने क्या कहा वो भी एक कोट आपको पढ़ा देता हूं। जब से हमने इस कार्यक्रम की घोषणा की थी, सभी हमारे भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरे विचार से हम दोनों का एक साथ आना और यह मंच हमारे भाषणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हमको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अपनी भाषा के लिए अगर लड़ना गुंडागिरी है तो हम गुंडे हैं। वो कह रहे हैं, पुरानी चीज़ों को याद दिला रहे हैं कि हम लोग तो गुंडागर्दी करते ही है ना भाई, मार पीट ये वो तमाम चीज़ें। लेकिन यहाँ पेच क्या है, उस बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा अच्छा नेता है इस समय, और ये जितने ठाकरे बंधु हैं ना, उनसे भी बड़े ये ठाकरे हैं। ये असल में बाला साहेब की विरासत जो एकनाथ शिंदे के पास है या कुछ और नेता हैं, उसमें है नितेश राणे। मैं देख रहा था, मैं आज तक का एक सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। ये जो मराठी विजय दिवस है, ये दरअसल मराठी विजय दिवस नहीं है, ये जिहादियों की सभा है, ये नितेश राणे ने कहा। और ये बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। ये जो मारपीट करते हैं ना, ये सिर्फ हिंदुओं के साथ करते हैं। ये नितेश राणे कर रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है दूसरे को कहने की। ये हिंदुओं में बंटवारा कर रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जिहादियों की सभा है। वरना बाला साहेब ठाकरे के सामने किसी की हिम्मत होती क्या? ये लोग तो खुद ही अपमान कर रहे हैं। आपको मैं बयान सुनाता हूं नितेश राणे का, आप सुनिए क्या कहते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा इस बयान को। साहब ठाकरे जी को इनके साथ जोड़िए मत। बाला साहब ठाकरे जी ने असलियत में हिंदू समाज के लिए काम किया। 92-93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो हिंदू आज इस मुंबई में जिंदा है, उसका एक ही कारण है बाला साहब ठाकरे। इसलिए उनसे और इनको जोड़िए मत। बाला साहब ठाकरे जी ने कभी भी अजान की कंपटीशन ली नहीं। बाला साहब ठाकरे के नजर के सामने कोई भी पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने की हिम्मत नहीं करता था। बाला साहब ठाकरे के सामने कोई भी अल्लाह अकबर के नारे देने की हिम्मत नहीं करता था। बाला साहब ठाकरे अगर होते तो कोई भी महाकुंभ के ऊपर इस तरीके से आलोचना करने की हिम्मत नहीं करता था। तो आपको मैं विनती करता हूँ कि इनको और बाला साहब ठाकरे जी को कुछ जोड़िए मत। वो हिंदुत्व का असली हीरो था। हम सब उनके विचार पे चलने वाले हिंदुत्व के कड़वे हम लोग कार्य करते हैं। इसलिए इन दोनों को तो उनके बोले इनका डीएनए चेक करना चाहिए। इनका राजनीतिक धर्मांतर देख रहे हैं ना। अगर वास्तव में आज मैंने तो सबके छोटे छोटे इकट्ठा कर लिए हैं, अगर वास्तव में दोस्तों आज महाराष्ट्र में मुंबई में किसी का भाषण सुनना चाहिए तो वो ये राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे नहीं है। ये सिर्फ हिंदुओं को मारने पीटने वाला काम है। कभी मराठी के नाम पर, कभी मुंबई के नाम पर, कुछ भी कर सकते हैं। नितेश राणे ने साफ कहा कि ये हिंदुओं के खिलाफ जिहादियों की साजिश है। सुनिए बयान। ये हिंदुओं के खिलाफ ये जिहादियों की साजिश है, और जिसके लिए ये दोनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तरीके से जिहादी हमारे हिंदुओं को, हिंदू राष्ट्र को, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी है, उल्ली का काम कर रहे हैं। नितेश राणे का दो बयान और सुनाता हूं दोस्तों। एक जगह वो कहते हैं कि ये जो पीएफआई, सिमी जैसे संगठन है, ये क्या करते हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं। एक और बयान सुनिए। अभी मैं वही बोल रहा हूँ ना, हिंदू राष्ट्र को तोड़ने वाले जो जिहादी है, पीएफआई हो, सिमी जैसे संगठन हो, ये कुछ अलग काम करते हैं क्या? ये भी हिंदुओं के खिलाफ भी काम करते हैं। तो ये लोग क्या दोनों अलग कर रहे हैं? महाकुंभ के बारे में किसने बदनामी की? हर हिंदू राम मंदिर के खिलाफ किसने बदनामी की? ये लोग जिहादियों की तो भाषा बोल रहे हैं, अलग क्या बोल रहे हैं ये लोग?
और ये सब बोलते हुए दोस्तों नीतीश राणे एक खुली चुनौती देते हैं। मेरे को तो सही लगा, आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। ये जो ठाकरे ब्रदर्स है ना, ये एकदम दहाड़ रहे थे, चीखे निकाल रहे थे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इनको एक चुनौती दी नीतीश राणे ने, और मुझे लगता है कि उस चुनौती को इनको वास्तव में स्वीकार करना चाहिए। ये अगर बाला साहेब ठाकरे की विरासत सोचते हैं कि इनके पास है बपौती होने की वजह से, तो इनको स्वीकार करना चाहिए। जरा सुनिए इस चुनौती को। गया ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते हैं क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना भी कहना चाहता हूँ। वैसे जानते हैं दोस्तों, सिर्फ नीतीश राणे नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं वो भी फॉर्म में है। उन्होंने बड़े बहुत तबीयत से समझाया कि अरे भाई तुमको को किसने मराठी की ठेकेदारी दे दी भाई? हम भी मराठी हैं और हमें 51% वोट मिले हैं, तुमको तो नकार दिया। तुमको किसने कह दिया कि तुम पूरे महाराष्ट्र के ठेकेदार बन गए? तुम हो नहीं। और साफ साफ देवेंद्र फडणवीस ने कहा दोस्तों कि अगर किसी ने कुछ किया मन में कि हम मराठी नहीं है तुम मराठी हो, तो पहले तो ये भ्रम दूर कर लो। मैं एक आध उनका ही बयान सुनाता हूँ, सुनिए। के मन में एक प्रकार से ये भावना है कि वही मराठी है। वो मराठी थोड़ी है, हम भी मराठी है, हमको भी मराठी चुन कर देते हैं। हमको जो इतने वोट मिले 51% मराठी लोगों ने वोट दिए है, इसलिए केवल वो मराठी नहीं है, उनमें मन से संशय निकाल देना चाहिए। मराठी हमारे पीछे है और हमारे साथ रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस का एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों। वाकई वो स्टेट्समैन की तरह काम करते हैं। साफ कहा कि अगर किसी ने गुंडागर्दी की तो गुंडागर्दी निकाल दी जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी। आप ये बयान सुन लीजिए, फिर आगे की कड़ी जोड़ता हूं। बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने FIR भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जरा बहुत संक्षिप्त में समझ लीजिए दोस्तों, ये क्यों, कैसे और किस प्रकार से हो रहा है। दोनों भाई महाराष्ट्र की राजनीति से खत्म हो चुके हैं। महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया है और इसीलिए अपना रेलेवेंस बनाने के लिए ये लड़ रहे हैं। कभी मराठी का मुद्दा उठाते हैं, कभी गुजरात के प्रति नफरत पैदा करते हैं, कभी हिंदी भाषियों से लड़ते हैं। सिर्फ लड़ाई, नफरत और स्थिति यह है कि अब इनके समर्थन में सिर्फ मुसलमान ही नजर आते हैं अधिकतर। ये भी बता दूं, ये भी गजब की चीज़ है। ये बाला साहेब का सम्मान है या अपमान है? अभी जैसे जो घटनाएं घटी दोस्तों, एक बिजनेसमैन हैं सुशील केडिया, उनके दफ्तर में ये इनके जो कार्यकर्ता हैं, गुंडे हैं, जो भी बोलिए, उन लोगों ने हमला किया और 5 MNS के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा मनसे के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के मीरा रोड पर जोधपुर स्वीट्स के मालिक के साथ मारपीट की। जानते हैं, राज ठाकरे के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हो गई है। एक एडवोकेट विनीत जिंदल है, उन्होंने मांग की है कि ये जो लोग मारपीट कर रहे हैं इनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इनका ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूं। I have filed a complaint against Raj Thackeray demanding the imposition of the National Security Act। यह लड़ाई क्यों हो रही है? ये नफरत क्यों?
क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई में नगर पालिका का चुनाव होना है। दोनों खत्म हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे ना इधर के ना उधर के पूरे कांग्रेस और एनसीपी की गोद में जाकर बैठ गए, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। अब इनके अस्तित्व का खतरा हो गया है। राज ठाकरे तो वैसे भी नहीं है। अब इनको लग रहा है कि अगर हम मराठी हिंद और ये सारे मुद्दे को उठा दें तो काम बन जाएगा। याद रखिए दोस्तों, ये विवाद मराठी भाषा का नहीं है। ये हिंदुत्व के पैरोकार बनते हैं लेकिन सिर्फ हिंदुओं की पिटाई करते हैं, यही सच है। इस समय अगर मुंबई नगर पालिका बीएमसी की बात करूं तो इनको ये लग रहा है, उद्धव ठाकरे को, कि हमारा जो वोट बैंक है अगर मैं हिंदुओं में बंटवारा कर दूं मारपीट भाषा के जरिए, गुजरात, मुंबई, हिंदी, मराठी ये करके, तो एक छोटा वोट बैंक मिल जाएगा। और इसके बाद इनको ये लगता है कि जो मुंबई में मुसलमान है और मुसलमानों की आबादी 20% है, याद रखिए इस समय मुस्लिम वोटर बहुत स्मार्ट हैं, स्ट्रेटजिक वोटिंग कर रहे हैं। आप याद रखिए इस बार के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में सारे मुस्लिम वोटर उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हो गए। उनको पता है कि हमारा दुश्मन ये उद्धव ठाकरे नहीं है, ये बाला साहेब वाला ठाकरे नहीं है, ये उनको पता है। अब तो इसी को वोट देना, अभी तो पहले मोदी जी को हराना है। तो उद्धव ठाकरे ये समझ गए कि हमारे पास 20% मुस्लिम वोटर है, वो तो उसी को वोट करेगा जो भाजपा को हराएगा। कांग्रेस एनसीपी को मिलना नहीं है। तो उद्धव ठाकरे को यह पता है कि मेरा 20% वोटर तैयार है। अब वो हिंदुओं को कई तरीके से लड़ा रहे हैं। गुजराती मराठी विवाद, हिंदी मराठी विवाद, मुंबई और गैर मुंबई का विवाद, और ये करके उनको लग रहा है कि अगर हम राज ठाकरे को भी जोड़ लें तो ये जो पूरा का पूरा कॉकटेल तैयार होगा ना, वो ज़बरदस्त होगा। और इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, जानते जो ये हो रहा था ना, यहाँ भारी संख्या में मुस्लिम भी दिखे। फिर हमें लगा कि यार ये कहाँ से, क्या कभी देखा आपने किसी मुस्लिम को जबरदस्ती ये लोग बोले कि तुम मराठी बोलो? बोल भी नहीं पाएंगे और बोलना भी नहीं चाहिए, दोनों बात है। लेकिन बोल नहीं पाएंगे, ये बड़ी बात है जो नितेश राणे कह रहे हैं। मैं जरा आपको दिखाता हूं, जो स्थानीय मुस्लिम पहुंचे थे, छोटी झलक तो देखिए, समझ में तो आएगा ये कौन से ठाकरे की विरासत लेकर चल रहे हैं। जरा देखिए। आए हो और आकर ऐसी भाषा करोगे तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको मराठी आनी ही चाहिए, और अगर नहीं आती तो आपको सीखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है उद्धव साहब हो या राज साहब हो, उन्होंने हमेशा विकास की राजनीति की बात की, ना ये गंदगी करके, हिंदू मुस्लिम जाति भेदभाव करके। इसलिए काफी मुस्लिम समाज के लोग आज मन से और यूबीटी उद्धव ठाकरे साहब के साथ जुड़े हुए। तो ये है असली कहानी, ये है महाराष्ट्र की कहानी। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखाएगा नहीं दोस्तों, कभी नहीं बताएगा, सोशल मीडिया भी नहीं बताएगा। वो तो एकदम झंडा लेके वाह ठाकरे ब्रदर एक साथ आ गए। अरे आए किसके लिए? नितेश राणे बता रहे हैं जिहादियों के लिए आए। इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, ये हिंदुओं को मारते हैं। इनको मराठी भाषा से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि खुद ना पढ़ते हैं और बाला साहेब को भी अपमानित करते हैं। इनको बाला साहेब की विरासत से भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये खुलेआम सबके सामने मंच पर उनका अपमान करते हैं। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा दोस्तों। राजनीति क्या क्या नहीं करवा रही है। मैं देखता था कि एक मोदी से लड़ने के लिए पूरी सेना एकजुट हो गई है। महाराष्ट्र में वही दिख रहा है, बड़ा अफसोस होता है, लेकिन सच यही है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, अगर HB मेलोडी अभी तक नहीं देख पाए हैं तो ज़रूर देखिए दोस्तों, वहाँ भी अपना प्रेम और स्नेह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।